हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 9th लेक्चर में। पिछले दो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। 8 लेक्चर्स में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए। ये वाला चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, टेक्निकल चीज़ें रहेगी या हो सकता है थोड़ी बहुत जो टर्मिनोलॉजी आपको याद करने में प्रॉब्लम आए, लेकिन जो आगे आने वाले टॉपिक्स है वो इस चैप्टर की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। इस बार हम पढ़ेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या एनालिसिस करना है। और भाई इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं जो बोलूँगा वो उसमें लिखी हुई ना हो, तो आपको अटेंटिव रहना है और जो बोल रहा हूँ और इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाना, क्योंकि वही आपको काम में आएगा। एग्जाम में लिखने के लिए आपको कंटेंट तो चाहिए, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो लिखते भी जाना अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो। और कुछ लिखने का जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बोल ही दूंगा, तो वो लिख ही लेना। तो आज का ज्ञान इतना ही था, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई इंटरनल इन्वायरमेंट, इसको पढ़ने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हु आर द स्टेक होल्डर्स। बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं भाई? तो ऑल दोज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट हैव अ स्टेक इन इट्स सक्सेस एंड कैन इम्पैक्ट इट एज वेल। भाई वो सारे इंडिविजुअल्स और एंटिटीज जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, यानी असर भी डालते हैं, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल होती है या आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसमें उनका हिस्सा भी होगा, सक्सेस में हिस्सा भी होगा। लेकिन आपको स्टेक होल्डर सुनते हुए सिर्फ 2 बातें याद में आती है कि भाई या तो स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, या तो वो होंगे जिन्होंने बिजनेस बनाया है, यानी प्रोमोटर्स हो गए, ओनर्स हो गए जिन्होंने बनाया, और या तो शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर्स कौन होंगे? जो आपकी अगर कंपनी पब्लिक चली गई है या आपने शेयर्स इशू किए हैं तो उस चक्कर में उन्होंने सब्सक्राइब करे होंगे और आपकी शेयर होल्डिंग होगी कि इतने शेयर्स बाहर वाले होल्ड करते हैं और इतने आपके ओनर्स करते हैं। तो आपके हिसाब से स्टेक होल्डर्स के ये 2 ही है? नहीं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हम जानेंगे कि और भी ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस पे असर भी डालते हैं और सक्सेस में उनका हिस्सा भी होता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एम्प्लॉयज। भाई एम्प्लॉयज कैसे? एम्प्लॉय, अब समझना, एम्प्लॉय तो क्या है कि इंडिविजुअली हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स ही हो सकता है। अब ये इम्पैक्ट कैसे डालता है? भाई ये जितना अच्छा काम करेगा आपके उतने अच्छे प्रोडक्शन होगा, उतनी अच्छी सेल्स होगी। जैसे आप एक ह्यूमन रिसोर्स है, आप जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा आप डिलीवर कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए आपका घर है, आपका घर मान लीजिए एक संस्था है, तो अब वो संस्था का सक्सेसफुल होने के लिए उसके घर में जो भी लोग हैं वो जितना अच्छे से काम करेंगे, पापा अच्छे से कमाएंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, मम्मी अपना काम अच्छे से करेगी, तो आपका घर में क्या एक अच्छा माहौल रहेगा कि आप इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो वैसे ही इंप्लॉइज भी आपके बिजनेस पर असर डालेंगे कि वो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है बिना ह्यूमन रिसोर्स के पॉसिबल है नहीं, यानी आपको इंप्लॉइज तो लगेंगे, काम करने वाले तो लगेंगे। तो जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, इफिशिएंट और इफेक्टिव कैरेक्टर वाले होंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अच्छे कैरेक्टर वाले होंगे तो आपके बिजनेस को अच्छा बनाएंगे। अब सक्सेस में इनका हाथ कैसे? अरे भाई देख, तेरा बिजनेस है और अगर तू बिजनेस में कुछ प्रॉफिट करता है तो तेरा एम्प्लॉय नहीं आ जाता है कि भाई मेरे को सैलरी बढ़ा दो, बोनस बढ़ा दो। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि नट्टू काका और बागा जो है वो जेठालाल के पास हर थोड़े बहुत दिन में पहुंच जाते हैं कि साहब पगार बढ़ा दो, जेठा जी पगार बढ़ा दो। क्यों? कि आपकी सेल्स ज्यादा हुई है इसलिए हमको भी बोनस चाहिए। तो एम्प्लॉयज भी बोनस तो मांगेंगे और आप देते भी हैं, दिवाली पे बोनस देते हैं, या और कोई बड़ी सेल्स करी आपने उसमें बोनस देते हैं, या आप अपने एम्प्लॉयज को चैलेंज देते हैं कि भाई अगर इतनी सेल्स तूने कर दी ना तो इतना तेरे को ऊपर बोनस दूंगा मैं। तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो फायदा एम्प्लॉयज का भी होगा, क्योंकि उन्हें बोनस मिलेगा, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। भाई देखो ना, जेठालाल ने भी तो अपनी शॉप को रिनोवेट करवा लिया, अब सिटिंग स्पेस अच्छी हो गई, नटू काका की भी जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो बेटर हो गया, काम करने का तरीका बेटर होता है ना, एक बेटरमेंट आता है। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, इसके कारण एम्प्लॉयज को भी उसकी सक्सेस में हिस्सा मिलता है। फिर शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। भाई शेयर होल्डर्स को हिस्सा कैसे मिलेगा? पहले तो वो इम्पैक्ट कैसे करते हैं। भाई शेयर होल्डिंग जितनी ज्यादा बैलेंस्ड होती है ना, कि शेयर्स आपकी ज्यादा बिक नहीं रहे हैं, अगर होल्डिंग वहीं पे करके रखिए तो आपकी मार्केट प्राइस शेयर की गिरती नहीं है और आपके बिजनेस की वैल्यू अच्छी रहती है। साथ ही साथ अगर ये शेयर होल्डर्स जब जनरल मीटिंग बुलाई जाती है या कोई भी तरीके की मीटिंग बुलाई जाती है और अच्छे बिजनेस डिसीजंस के लिए उसके फेवर में वोट डालेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। तो बिजनेस स्मूथ चले और उसकी शेयर होल्डिंग में स्टेबिलिटी रहे, उसके लिए शेयर होल्डर जिम्मेदार है। अब ये शेयर होल्डर्स का इम्पैक्ट हो गया। अब सक्सेस में हिस्सा कैसे लेंगे भाई? भाई देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या होता है खासकर कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा कम मिलता है। जब सबको खर्चा दे दिया उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है उसको बांटते हैं या तो रिटेन करते हैं। रिटेन नहीं किया इन केस और अगर बांटा है तो बांटना तो इनको ही, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो फायदा मिलेगा ना कि जितना ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट करेगा उतना ज्यादा बटेगा। जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं कि डिविडेंड इतना इशू हुआ, इतना इशू हुआ, फिर बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो ये क्या है
कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, इसलिए उसको ज्यादा बोनस मिल रहा है उसके जो शेयर होल्डर्स है उसको। फिर बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। अब इन्वेस्टर्स कैसे कि भाई देखो, और शेयर होल्डर है ना भैया, एंटिटी भी हो सकती है और क्या हो सकता है आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है कि शेयर होल्डर। भाई देखो, आपकी अगर कोई कंपनी हो तो आप कंपनी के थ्रू भी कोई दूसरी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंडिविजुअल है तो भी तो आप शेयर्स लेते ही हैं। एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, आपके बहुत सारे ऐप है जहाँ पे आप शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, और करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे असर डालते हैं। तो देखो, इन्वेस्टर भी एक कंपनी हो सकती है, एक एंटिटी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर निवेश भी तो करती है, इन्वेस्ट करती है ना भाई। अब ये इम्पैक्ट कैसे डालते हैं भाई, इन्वेस्टर जितना ज्यादा पैसा आपको जितनी ज्यादा समय के लिए देगा उतना ज्यादा तक बिजनेस में आप उसे रख पाएंगे। अनस्टेबिलिटी नहीं रहती है, फाइनेंशियल्स आपके अच्छे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है, आपको कोई बड़ा मशीन खरीदना है तो आपका सेम इन्वेस्टर अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्ट करता है ना, तो इससे आपको स्टेबिलिटी रहती है और दूसरी जगह पैसा मांगने नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस कम रखे और पैसे की मात्रा ज्यादा रखे तो ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसके इंटरफेरेंस के हिसाब से अगर काम होने लगा और उसने अपने डिसीजंस मतलब या बिजनेस के डिसीजंस इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिए तो फिर आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा भाई। फिर आप वैसे नहीं चल पाएंगे जैसे आपको चलाना है। मान लीजिए जेठालाल की जो शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इसके अंदर कोई दूसरी दुकान वाला शेयर होल्डिंग रख लेता है यानी इन्वेस्ट कर लेता, मान लो उन्होंने जेठालाल को अभी रिनोवेट करते टाइम 1 करोड़ रुपए दिया होता, तो फिर वो बोलता ना कि नहीं भैया ये नट्टू और बागा की जगह मेरे को कोई दूसरा एम्प्लॉय चाहिए, नहीं नहीं आप सेल्स करने का आपका तरीका थोड़ा पुराना है, तरीका कुछ और रखो, नहीं नहीं आप इस सप्लायर से नहीं इस सप्लायर से लो। तो ये इंटरफेरेंस आता है इन्वेस्टर से। तो इन्वेस्टर आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट भी डालता है, साथ ही साथ सक्सेस में हिस्सा कैसे होगा भाई। देखो शार्क टैंक आप देख रहे हो कि हमको इतनी इक्विटी शेयर्स के बदले इतने रुपए हम आपको देंगे, इन्वेस्टर बोलता है कि हम इतने पैसे आपको देंगे, आप दे देते हैं। तो आपके बिजनेस में क्या होता है कि शेयर की ना वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा लोगों के लिए आपके शेयर्स की डिमांड बढ़ती है। अब इसने तो पहले ही ले लिए थे, कम दाम पे लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी तो इसके शेयर्स की ग्रोथ होगी। आप बहुत बार सुनते होंगे कि भाई उसने 5 रुपए में शेयर लिया था, रिलायंस का 10 रुपए में शेयर लिया था, आज 3000 का है। तो भाई उस टाइम पे जिसने रिलायंस में इन्वेस्ट किया होगा आज वो कहां पे बैठा होगा। तो ये क्या है कि इन्वेस्टर को भी फायदा मिला, यानी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इसका इंपैक्ट भी है और सक्सेस में इसका हिस्सा भी है। अब सप्लायर्स, भाई सप्लायर्स का भी अपन बात कर चुके हैं ना कि माल बेचेगा, रॉ मटेरियल्स लाएगा और फिर इधर से अपना क्या जाएगा, रॉ मटेरियल्स बुलाओगे किससे, इससे, इनपुट्स बुलाओगे किससे, इससे। तो ये इंपैक्ट तो करने वाला है कि महंगा देगा तो आपको महंगा बेचना पड़ेगा, महंगा बेच पाएंगे नहीं तो सेल्स गिर जाएगी। वहीं पर अगर ये आपका सप्लायर स्टेबल है और आपको अच्छे प्राइसेस पे आपको रॉ मटेरियल से इनपुट्स देता है आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो क्या होगा कि आप सस्ते प्राइस पॉइंट पे बेच पाएंगे, इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो इंपैक्ट ऐसे कर रहा है। अब सक्सेस में हिस्सा कैसे भाई, देखो अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मान लीजिए ये माउस बनाने वाली कंपनी अपना माउस अच्छे से बनाती है और अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन करती है, इस चक्कर में इसकी सेल्स तो ज्यादा होने ही वाली है। साथ ही साथ और क्या होने वाला है कि इसकी सेल्स ज्यादा हो रही है, अब इस चक्कर में इसको इनपुट ज्यादा चाहिए तो सेम सप्लायर से ज्यादा इनपुट मंगाएगा ना भाई, तो उसकी सेल्स भी तो बढ़ी, इसकी सेल्स बढ़ने के कारण उसकी सेल्स भी बढ़ती है, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। इस चक्कर में इंपैक्ट तो कर ही रहा था कि प्राइस ऊपर नीचे करना, माल कम बेचना, डिले करना वगैरह, लेकिन सक्सेस में हिस्सा भी तो लेता है कि जितनी ज्यादा आप सेल्स करेंगे उतने ज्यादा आपको इनपुट्स लगेंगे। भाई अब कंज्यूमर कैसे असर डालता है, कंज्यूमर का इंपैक्ट क्या है कि आपको जो भी रेवेन्यू मिलने वाला है वो किससे मिलेगा भाई, सेल्स करोगे किसको, कंज्यूमर को ही तो करोगे ना। घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चलेगी क्या, ऐसे रखे रहने देंगे, खूब अच्छा माल बनाएंगे, खूब सस्ते में आएगा तो काम हो जाएगा क्या, भरने लगेगा सामान, बेचोगे किसको, कंज्यूमर को। तो अगर बेचना है तो उसे समझना पड़ता है, कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये रहेगा नहीं तो रिवेन्यू आएगा नहीं, तो इम्पैक्ट ये ऐसे डालता है। लेकिन साथ ही साथ वो सक्सेस में फायदा भी तो लेता है। कैसे कि भाई देखो ये आपकी कामयाबी थी, ये आपकी स्ट्रेंथ थी कि आपने प्रोडक्ट सस्ते में बनाया। ये रिलायंस की ताकत थी कि उसने क्या किया, कंपटीशन के अंदर आके कम भाव पे फ्री में ही इंटरनेट दे दिया, ये आपकी कामयाबी थी। लेकिन कंज्यूमर को फायदा हुआ, उसने कम से कम 1 से 2 साल तक फ्री में नेटवर्क यूज किया, इंटरनेट यूज किया, तो ये उसका फायदा हुआ ना कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करती है ना और कंपटीशन में अच्छा करके आती है और कंज्यूमर को ज्यादा देती है, तो ये उस कंज्यूमर का फायदा भी होने लगता है इसमें। अब रेगुलेटर्स का फायदा कैसे होगा भाई, देखो रेगुलेटर्स पहले तो इम्पैक्ट कैसे डालते हैं कि लॉ और रेगुलेशंस जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, जैसे आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ डील करना पड़ेगा,
आप जो आपकी इनकम टैक्स के साथ भी आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपकी कंपनी भी है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता होगा, उसमें कितना इनकम टैक्स देना है, कितना नहीं देना है, कितनी आपको छूट मिलती है, किस सेक्टर में कितनी छूट मिलती है। फिर और भी तरह के रेगुलेटर्स होते हैं। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री से एक्ट आप पे लगता है। सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है। तो ये आपके रेगुलेशंस हो गए। आरबीआई आप पे ध्यान नजर रखता है, सेबी नजर रखेगा अगर आपकी जो शेयर्स वगैरह है जो ऑनलाइन अगर आपने डाल के रखे, यानी आपने पब्लिक इशू करके रखा है और ऑनलाइन वो शेयर्स अवेलेबल है खरीदने के लिए, तो ये आपके रेगुलेटर्स हो गए। तो ये इम्पैक्ट तो डालेंगे क्योंकि इनके कानून आपके बिजनेस पे काफी असर डालते हैं। लेकिन अब ये सक्सेस में हिस्सा कैसे लेंगे? भाई देखो, आपका बिजनेस अच्छा चलता है ना, तो ये आपको एज एन एग्जाम्पल दिखाते हैं कि आप इस तरह से बिजनेस करिए। पहला फायदा ये हो गया, इनको मॉनिटरी फायदा तो कोई मिलने वाला है नहीं। दूसरा क्या है कि ये सोशल कोज के लिए बनाए गए एक्ट है सारे। रेगुलेशन जो है, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक कोज के लिए बनाए गए हैं, तो पब्लिक के लिए सोचते हैं। अगर आप अच्छा बिजनेस करते हैं तो आप सोसाइटी को बहुत कुछ देते हैं। अच्छे से बिजनेस करते हैं, उसके कारण कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा है। आसपास की सोसाइटी में ये रेगुलेटर्स क्या करते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप अपना बिजनेस फेयरली करें, सही कीमत पे दे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे। इस चक्कर में होता क्या है कि आपकी सोसाइटी का भला होता है और यही फायदा है गवर्नमेंट के लिए। और फिर ऐसे बात है ना भाई, आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे, इनकम टैक्स भी तो उतना ही ज्यादा दोगे, तो गवर्नमेंट का तो फायदा ही है ना। जितनी ज्यादा सेल्स करोगे, जीएसटी का वो भी तो उतना ही भरोगे टैक्स, जीएसटी टैक्स। तो पहले क्या होता था, पहले तो सिर्फ ओनर्स और शेयर होल्डर्स को गिना जाता था स्टेक होल्डर में, लेकिन अब एम्प्लॉयज भी आने लगे हैं, सप्लायर्स भी आने लगे हैं, कस्टमर्स भी आने लगे हैं, आपके रेगुलेटर्स भी आने लगे हैं। तो ये आपका था स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, कैसे इम्पेक्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बोरिंग है, लेकिन बोरिंग उतना भी हो नहीं रहा है अभी। अब देखते हैं मेंडलोस स्टेक होल्डर मैट्रिक्स। भाई देखो, मेंडलो भाई ने एक मैट्रिक्स बताया है कि आपको ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, इन्हें अगर कैटेगराइज करके देखना हो कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इतने सारे स्टेक होल्डर्स है। अब मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ। डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं जो जरूरी लोग हैं ना उन पर ज्यादा ध्यान दे पाऊँ, कम जरूरी लोगों को मैं थोड़ा इग्नोर करके रखूँ और ज्यादा इंपेक्ट ना आने दूँ उनका। ये काम करना है अपने को। भाई देखो, मेंडलोस स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स। भाई स्टेक होल्डर का एनालिसिस करना, उसका भी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, और साथ ही साथ पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। भाई देखो, ये मैट्रिक्स है ना, पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे बटा हुआ है कि जिसके पास जितनी ज्यादा पावर रहेगी, और जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, वो आप पे ज्यादा इम्पेक्ट करेगा। भाई कि देखो, पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है, तो फिर ज्यादा रहता है। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या पॉइंट्स है वो। फिर मेंडलोस मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट। इट सजेस्ट टू आइडेंटिफाई विच स्टेक होल्डर्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। कौन से स्टेक होल्डर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेट्रिसेस टू डिफाइन द इंपोर्टेंस बीइंग हाई पावर हाई इंटरेस्ट विच मैनेजमेंट वुड। भाई देखो, जो ज्यादा पावर है, ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको मैनेज क्लोजली करना पड़ता है, आगे और देखने वाले हैं। और उनपे ज्यादा आपको रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे और टाइम भी लगाना पड़ेगा उन लोगों को मैनेज करने के लिए जो कि जिनके पास पावर भी ज्यादा है और उनका बिजनेस में इंटरेस्ट भी ज्यादा है। अब भाई मेंडलोस मैट्रिक्स क्या होता है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा चार्ट है, ध्यान से पढ़ना इसको। की प्लेयर्स पहले पढ़ते हैं जिनके पास पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है। तो ये है दैट आर हेवीली इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट और बिजनेस, दे मस्ट बी एक्टिवली मैनेज्ड। भाई बाकी सबको भी मैनेज तो करना है, बाकी सब पे ध्यान तो देना पड़ेगा, लेकिन इन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कारण क्या है कि इनके पास पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना। सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए और शेयर होल्डर्स हो गए। ये सारे आपके की प्लेयर्स हैं। इनके बिना तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस जो चला रहा है, जो पूरा पैसा लगा रहा है, वही तो मेन होगा। तो ये की प्लेयर्स है, इनको ध्यान रखना जरूरी है। डे टू डे रिलेशनशिप इनसे मेंटेन करना अच्छी बात रहेगी, इनको मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा, कीप सेटिस्फाइड, कि इनके पास पावर तो हाई है लेकिन जो इनकी वो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट कम है। अब ये कौन होगी? ये आपके रेगुलेटर्स हो गए, भाई गवर्नमेंट हो गई ना। कैसे? स्टेक होल्डर्स विद हाई पावर बट लो इंटरेस्ट मस्ट के सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई कैसे करना है भाई? कि गवर्नमेंट है ना, वो रेगुलेटर्स है, वो आपको कुछ कानून बताते हैं, उन कानून का पालन करना, इनकम टैक्स सही टाइम पे भरना, जीएसटी सही टाइम पे भरना, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करना और इस तरह से बिजनेस करना कि लोगों को हार्म ना पहुंचे। ये आप काम कर सकते हैं। तो भाई देखो, पावर उसके पास हाई है क्योंकि वो आपके बिजनेस पे इम्पेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कितना है? कम है। इंटरेस्ट तो नहीं है ना, गवर्नमेंट को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता आपके एक बिजनेस से, इसलिए इंटरेस्ट कम रहता है, पावर हाई रहती है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? इनका इंटरेस्ट बनाना चाहिए
कि आप जितनी ज़्यादा सेल्स करेंगे, जितने अच्छे से बिहेव करते हैं ना, अगर इनका इंटरेस्ट बन गया ना आपके बिजनेस में, तो आपको सब्सिडीज मिलेगी, आपको थोड़ी बहुत छूट मिलेगी, जिसके कारण आपका बिजनेस और बढ़ेगा और फैलेगा। अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं ना भाई, वो चमक जाता है वो बिजनेस। कारण क्या है कि आपको छूट मिलेगी, सब्सिडीज मिलेगी। ये आपका कीप सेटिस्फाइड वाला हो गया। अब कीप इन्फॉर्म्ड वालों को देख लेते हैं कि स्टेक होल्डर्स विथ लो पावर भी कम, पावर कम है लेकिन इंटरेस्ट हाई है भाई इन लोगों का, कि ये ज़्यादा बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इनका है ना जो इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा है। मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, दे कैन क्रिएट हाई इन्फ्लुएंस, रेज अ स्टिंग इफ दे डोंट गेट व्हाट दे वांट। भाई इनको अगर वो ना मिले जो ये चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए इसके अंदर एम्प्लॉयज आते हैं। अगर नट्टू और बागा को सैलरी अच्छी ना मिले तो हो सकता है हड़ताल पे चले जाए, बोले हम तो काम नहीं करेंगे, आज हमारा काम करने का मन नहीं है, हम तो छुट्टी लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर आपने उनकी नहीं सुनी और उन पर नज़र नहीं रखी, उनका ध्यान नहीं रखा, कंज्यूमर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे, सप्लायर्स भी आ जाएंगे, वेंडर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी लोग हो गए आपके। कीप सेटिस्फाइड में अपन ने क्या देखा था, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स हो गए। कीप इन्फॉर्म के अंदर कौन आ जाएंगे, आपके एम्प्लॉइज और सप्लायर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। क्योंकि ये जब इनको अपनी जो इनको चाहिए जो चीज़ें वो नहीं मिलेगी, तभी आपके जो बिजनेस है उसके अंदर इश्यूज क्रिएट करना चालू करेंगे। तो इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है आपके बिजनेस में, लेकिन पावर उतनी नहीं है इनके पास। बस इनसे भाई अपने पे आए ना तब ये आगे आते हैं, वरना नहीं आएंगे। फिर लो प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा, भाई इनके पास ना तो पावर है ना तो इंटरेस्ट आता है। तो इनसे है ना आपको इरेग्युलर और एक टाइमली, मतलब थोड़े बहुत टाइम गैप में कम्युनिकेशन बिठाना है। अब इसके अंदर कौन से महानुभाव लोग आते हैं वो बताता हूँ। इसके अंदर आएगी बिजनेस मीडिया, मैगजीन्स, टेलीविजन चैनल्स, मीडिया ब्रॉडकास्ट, ये सारे लोग जो आपकी बिजनेस की न्यूज़ बाहर भेजते हैं, या न्यूज़ इनके कारण आपकी बिजनेस की न्यूज़ बनती है। तो इन्हें बस मॉनिटर करो। भाई देखो क्रिकेटर्स की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। भाई गेम खेला, उसके बाद में गए और प्रेजेंटेशन दे दिया, इतना काम करना काफ़ी है। बस वहाँ पे खेलते वक्त तो आपको ही खेलने पे ध्यान देना है ना, आपको कैसे खेलना उन चीज़ों पे ध्यान देंगे। कोच जरूरी है, ये सब जरूरी है, वो मीडिया वाले जरूरी नहीं इतना। वो सिर्फ इसलिए कि उनको बस खुश रखना है, कि मॉनिटर करके रखना है। तो स्टेक होल्डर्स विद लो पावर एंड लो इंटरेस्ट मस्ट बी मॉनिटर्ड इन केस दे बिकम मोर पावरफुल एंड अफेक्ट द प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। भाई देखो अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो गए ना और उनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में ज़्यादा कब आता है, भाई देखो कोई भी बिजनेस जब डूबने वाला होता है या कोई खिलाड़ी की कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो मीडिया ना बड़ा उसका हवा बनाती है ताकि उनके चैनल की टीआरपी बढ़े। अब इस केस में उन्होंने क्या, उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, पावर बढ़ गई। अब इस केस में वो करते क्या है, इंटरेस्ट कैसे बढ़ा कि टीआरपी बढ़ेगी, पावर कैसे बढ़ा कि उनकी आज की एक न्यूज़ आपके बिजनेस को तबाह कर सकती है। जैसे अडानी के बाद जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसके कारण अडानी के सारे शेयर्स गिर गए थे, तो यहाँ पे वो बताता कि पावर बढ़ जाती है इनके पास। इस केस में ये आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो रहेंगे, ये आपका जो बिजनेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। तो हमने चारों के एग्जांपल देखे भाई। सबसे पहले की प्लेयर्स का देख लेना, शेयर होल्डर्स हो गए, सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। कीप इन्फॉर्म मतलब सिर्फ किसको इन्फॉर्म करके रखना है आपको, ये आपके वो लोग हो जाएंगे, कौन कौन, एम्प्लॉयज हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। और ये जब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक इन पे अपने पे बात नहीं आती है, ठीक है। फिर लो प्रायोरिटी वाले कौन हो गए, वो लोग जिन्हें आपसे बस कम्युनिकेशन करना है, रूटीनली कम्युनिकेशन बना के रखना है, तो ये वो लोग हो जाएंगे। और इसके अंदर कौन कौन आएंगे, बिजनेस मीडिया वगैरह। और ये ज़्यादा पावरफुल हो गए तो क्या होगा, आपके बिजनेस पे असर आने लगेगा। कीप सेटिस्फाइड किसको रखना है, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स। क्यों, क्योंकि उनकी पावर बहुत हाई है, वो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन आज उनका इंटरेस्ट कम है। और अगर आपने इंटरेस्ट बढ़ाया तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। ये बातें ध्यान में रखना और ये लिख लेना, पीछे करके लिख लेना, इसको इसकी पीछे रिवर्स स्किप करके देख लेना और लिख लेना, क्योंकि जरूरी पॉइंट्स है। यही पॉइंट्स पहचानने में मदद करेंगे अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो। अब देखेंगे भाई स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। ये आपका जो बिजनेस का एनालिसिस करते हो ना आप, इसके अंदर कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्हें पढ़ोगे तो बिजनेस का एनालिसिस सही डायरेक्शन में आप कर पाओगे। ध्यान से, इंटरनल एनालिसिस, बिजनेस का इंटरनल एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर इवेल्यूटिंग अ बिजनेस करंट परफॉर्मेंस। भाई देखो बिजनेस का अगर करंट परफॉर्मेंस आपको अच्छे से पता लगाना है और आइडिया लगाना है, तो आपको ना इंटरनल एनालिसिस करते वक्त ये स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स को पढ़ना जरूरी है, यह समझना जरूरी है। विद स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स फोकसिंग ऑन व्हाट सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। ये स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ही बताएंगे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने ज्यादा अलग हैं, मतलब आप उनसे ज्यादा कितने अलग है। अगर ये जानना है तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स की मदद से आप इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे तो ही आपको पता लगेगा।
Assessing a business performance is subjective and influenced by management matrices, business practices ranging from profit driven to purpose driven। भाई देखो, जो आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस है ना, वो काफी सारी चीजों से उस पर इम्पेक्ट आता है। कैसे कैसे? मैनेजमेंट के मेट्रिसेस, मैनेजमेंट कैसा है, फ्रॉड मैनेजमेंट रहता है तो फिर तो आपका बिजनेस डूब जाता है, विजय माल्या जी पैसे लेके भाग गए, सेम बातें होती है। साथ ही साथ बिजनेस प्रैक्टिसेस, आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, आप फ्रॉड करते हैं। हर्षद मेहता स्कैम, कि आपने एक अच्छी ग्रोमोर एक ट्रेडिंग कंपनी खोली लेकिन आपने उसके अंदर फ्रॉड और स्कैम किए, तो आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस एथिकल नहीं थी, इस कारण से आपके बिजनेस को नुकसान हुआ। साथ ही साथ रेंजिंग फ्रॉम प्रॉफिट ड्रिवन टू पर्पस ड्रिवन। तो देखो, प्रॉफिट से लेके पर्पस ड्रिवन तक, प्रॉफिट क्या होता है कि भाई पैसे ज्यादा कमाने, वहां से लेके पर्पस, आपका पर्पस ही गलत हो तो भी आपके बिजनेस पे असर आता है, बिजनेस के परफॉर्मेंस पे असर आता है। तो पर्पस सही नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो बिजनेस का परफॉर्मेंस जानना है तो उसके ऊपर ये फैक्टर्स आपके ऊपर काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या है, ये आपको समझने में मदद करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने में, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या है जो उसके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, या ऐसी कौन सी बात है जो उसे उसके कॉम्पिटिटर्स से अलग करती है। तो इसके अंदर की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स जो है वो सिर्फ 4 है। सबसे पहला इंडस्ट्री एंड मार्केट हो जाएगा, दूसरा आपका कस्टमर हो जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा चैनल्स। एक एक करके पढ़ते हैं भाई ये क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री एंड मार्केट की बात करें तो इंडस्ट्री पहले बता चुका ना भाई मैं तेरे को, मार्केट भी बता चुका। मार्केट क्या है? फिजिकल और वर्चुअल स्पेस जहां पर कुछ बायर है, कुछ सेलर्स है, और आप आइटम्स या गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं बजाय के पैसे देकर, मतलब पैसे के बदले ये आप एक्सचेंज करते हैं, तो ये आपका मार्केट होता है। और इंडस्ट्री क्या होती है? जब काफी सारी फर्म्स को जो सेम तरीके का प्रोडक्ट बेचती है उन सबको, मतलब उनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है अगर वो सेम है और वो जो बेचती है उसे अगर मैं जोड़ दूं, ग्रुप करूं, तो एक इंडस्ट्री बनेगी। सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री बनती है। बेसिकली इंडस्ट्री ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और सर्विस। भाई देखो, जोमेटो और स्विगी फूड डिलीवरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्राइमरी काम क्या है भाई, हम फूड डिलीवर करते हैं। स्विगी ने डाइन का ऑप्शन खोला, जोमेटो भी दूसरी सर्विसेज अगर देना चालू कर दे, ग्रोसरी ऐप वगैरह की, तो काम नहीं देगा। मेन बिजनेस क्या है उसका? मेन बिजनेस तो यही है ना सॉरी, मेन बिजनेस क्या है कि फूड डिलीवरी, तो वो फूड डिलीवरी इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। तो कंपनी बनाती क्या है, बेचती क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो सारी फर्म्स को जब जोड़ूंगा तो वो एक इंडस्ट्री बनाएंगी। अ मार्केट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ टोटल बायर्स सेलर्स इन द एरिया रीजन अंडर कंसिडरेशन। एक पर्टिकुलर एरिया और रीजन के अंदर जितने भी बायर्स है, सेलर्स है, प्रोडक्ट वगैरह को आपको मिला दोगे तो वो एक मार्केट बनता है। मार्केट में भी फिजिकल एंटिटी और मे बी वर्चुअल लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन इसके बाद में अगर एक बनता है, इस मार्केट सेम फॉर ऑल द बिजनेसेस, क्या मार्केट हर बिजनेस के लिए सेम ही होने वाला है? पूरी तरह से ये बात सही नहीं है। आंसर क्या देखते हैं, मार्केट रेफर्स टू ऑल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के, भाई देखो सब्जी मंडी जाते हो तो सब्जी मार्केट आप बोलते हो, तो वहां पे सब्जी यानी एक प्रोडक्ट एक ही है, उसी तरीके का प्रोडक्ट मिलता है तो उसका मार्केट हुआ। कपड़ा मार्केट आप बोलते हो तो कपड़े, वहां पे सिर्फ कपड़े मिलने वाले, तो हर प्रोडक्ट और हर सर्विस का अलग अलग मार्केट होता है। तो सारे बिजनेस के लिए सेम मार्केट कैसे हो सकता है भाई? सोचने वाली बात है। फिर ईच बिजनेस हैज इट्स ओन सेट ऑफ कस्टमर्स, हर एक बिजनेस के खुद के कस्टमर्स होते हैं, इसलिए वो तो कहना गलत बात होगी कि भाई सबके मार्केट सेम होते हैं हर बिजनेस के, वो नहीं होता है। ईच प्रोडक्ट विद इन बिजनेस हैज इट्स ओन मार्केट, तो हर प्रोडक्ट जो भी एक बिजनेस के अंदर रहता है ना, उसका अलग मार्केट होता है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो तो हो सकता है 4 तरीके की बिजनेस कर रही हो, जैसे रिलायंस 4 तरीके अलग अलग बिजनेस कर रहा है। केमिकल इंडस्ट्रीज भी है, आपकी जो रिटेल शॉप्स है वो भी है, साथ ही साथ ये जियो का टेलीकॉम सेक्टर भी है, तो अलग अलग है। लेकिन जियो वाला तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आएगा ना, और आपका ये जो उनकी जो दूसरी फैक्ट्री है वो एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर आएगी, एनर्जी बिजनेस के अंदर आएगा। तो ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज है, और उसके हिसाब से उनकी इंडस्ट्री अलग हो सकती है। तो हर बिजनेस या प्रोडक्ट, हर बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस की इंडस्ट्री अलग हो सकती है। अब एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट, कि इंडस्ट्री और मार्केट को आप कैसे समझेंगे, उसके लिए एक टूल बताया गया है, वो टूल हम देखेंगे, और उसे कैसे यूज करना है एक इंडस्ट्री या मार्केट को समझने के लिए, वो हम देखेंगे। इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट
टू आइडेंटिफाई वंस पोजीशन कंपेयर टू द कंपिटिटर्स। अगर हम इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस करेंगे तभी हम कॉम्पिटिटर्स के बजाय कॉम्पिटिटर्स को अगर साथ में रख के देखें तो हमारी पोजीशन पता चलेगी। बस ये कहना चाह रहा है। कैसे कैसे क्या क्या पता लगेगा कि आपसे बड़े साइज के यानी आपके बराबर साइज के और वैल्यू के कौन लोग हैं, हु कैन बी ऑफ इक्वल साइज एंड वैल्यू, बिगर इन साइज एंड वैल्यू, कि कौन आपसे बड़े कंपिटिटर्स हैं और बड़ी वैल्यू है उनकी। साथ ही साथ स्मॉलर इन साइज एंड स्मॉलर नीवर हो गए, मान लीजिए कि ऐसे लोग जो आपसे छोटा धंधा कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नए एंट्रेंट्स आए हैं, तो वो ये सब आपको जानना पड़ेगा। कैसे? तभी आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है। और ये पता करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल है, वो आपको बताता हूं। अ टूल यूज्ड टू एनालाइज दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है? ये एक एनालिसिस का टूल है, उसकी पूरी प्रोसेस है, वो धीरे से हम पढ़ते हैं, शांति से देखना है ना। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन द इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर अलग अलग तरीके की फर्म्स हैं। हर फर्म के पास ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या जो उन्हें अलग बताती है, यानी डिफरेंशिएट करती है कि एक की ताकत कुछ और है, एक की ताकत कुछ और है। तो वो आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से आपको मतलब बांटना है पहले तो, ठीक है। तो आपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बांटा जो कि इन फर्म्स को इस इंडस्ट्री के अंदर अलग दिखाता है। टिपिकल वेरिएबल्स आर प्राइस, मतलब कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आपके। प्राइस और क्वालिटी रेंज हो गया कि कितने पे बेचते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया, क्या आप एक स्टेट में बेचते हैं, एक सिटी में बेचते हैं या एक देश में या एक पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि भाई आपकी जो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, या आगे चल के वो डिटेल में बताऊंगा, अभी से इतना बता रहा हूँ कि आपका जो बिजनेस होता है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन ऐसा कि भाई आपकी बिजनेस की लाइन है, ठीक है, वर्टिकल ऐसा सीधा, तो ये आपका बिजनेस है। मतलब आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बेचते हैं, आप होलसेलर है, लेकिन आपने क्या किया कि ये बेचते बेचते आपने सोचा कि यार बनाने में ज़्यादा फायदा है, तो आप पीछे चले गए, क्या बनाऊंगा। लेकिन बनाते टाइम आपको याद है कि वो रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, तो रॉ मटेरियल में भी चले गए। अब आप पहले बेचते थे, लेकिन आप रिटेलर्स को बेचते थे, होलसेलर थे, रिटेलर को बेचते थे। अब आपने सोचा नहीं रिटेलर भी मैं ही बन जाऊंगा, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया कि मैं पीछे और आगे सब पूरी चेन, जो वैल्यू चेन है, जहां से माल जाता है बनता है पूरा, वो पूरी चेन को मैं रूल करना चाहूँ। तो कितनी डिग्री पे आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन है, कि क्या आप सिर्फ बनाते हैं या आप सिर्फ बेचते हैं, क्या आप रॉ मटेरियल्स भी बनाते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा आप ही करते हैं, वो बातें हैं। एक बार आपने ये समझ लिया, उसके बाद क्या होगा भाई, अब आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद क्या करना है, प्लॉट द फर्म्स ऑन टू वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैप कैसा है मैं आगे मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो याद रखो बस। प्लॉट दी, और ये लिखते चलना है ना, क्योंकि मैं अगली स्लाइड खोलूंगा फिर उस पर आपको समझ में आएगा नहीं। प्लॉट दी फर्म्स ऑन टू वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आपको एक वेरिएबल इधर रखना है, एक वेरिएबल इधर रखना है। भाई ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ी ना अपन ने, ज्योग्राफिकल एरिया इधर रख लूँ, साथ ही साथ अपनी प्रोडक्ट रेंज इधर रख लूँ, तो उसके हिसाब से मेरे को समझ में आ जाएगा कि अब इस पे मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होना चाहिए ना, कोई भी ग्राफ बनाना है तो वैसे ही यहाँ पे दो क्वालिटी लेंगे आप जो डिफरेंशिएट करती है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स उठाने हैं, उसके हिसाब से मैप बनेगा। असाइन फर्म्स दैट फॉल इन अबाउट सेम स्ट्रेटजी स्पेस टू द स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अब आपको सेम तरीके के जो मतलब मान लीजिए अलग अलग फर्म्स है, कुछ की सेम ही ताकत होगी कि हम कम में बना देते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी फर्म्स होती है जो बोलती है हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो उन्हें आप सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में रखिए। चौथा है आपका ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप। भाई देखना आपने कौन कहाँ पर था उसके हिसाब से ये किया था कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप अलग अलग रख लिए, ये आपने सिर्फ लिखे हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप के इसमें, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप के इसमें, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप के इसमें। अब वो कहाँ पे आएंगे और कैसे आएंगे वो देखना है। ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेकिंग द सर्कल प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। भाई देखो आपकी इंडस्ट्री है, इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की सेल्स होती है और 10 फर्म्स है, तो अब हो सकता है एक फर्म 5,000 करोड़ की कर रही हो, तो उसका उतना बड़ा सर्कल बनेगा। मतलब आपका जो ग्रुप है ना, स्ट्रेटेजिक ग्रुप आपने जो बनाया है, उसके ऊपर सर्कल उतना बड़ा लगाना है जितनी ज्यादा आपकी सेल्स है, इसके हिस्से के बजाय कि 10,000 करोड़ में अगर 50% सेल्स आपकी है तो फिर आपका जो सर्कल है वो बहुत बड़ा बनेगा।
कोई की सिर्फ 100 करोड़ की सेल्स है तो उसके छोटे सर्कल पे उसको बनाना है। अब इसका हम आगे चल के देखते हैं कि क्या है। इस तरह से बनेगा। यहाँ पे दो चीजें ली है हमने, एक प्रोडक्ट रेंज लिया है, एक ज्योग्राफिकल स्कोप लिया है कि कितने एरिया में आप बांटते हैं माल और आपके पास कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उस कैटेगरी पे। तो ये टेलीकॉम सेक्टर का उठाया है, ये पुराना एनालिसिस है, हालांकि एयरटेल ने किया था ये। तो आप देखोगे कि एयरटेल का शेयर 25% है। 25% क्या बता रहा है वो कि 25% हमारे पास सेल्स है। अब उसको क्या प्रोडक्ट रेंज में ऊपर क्यों रखा? क्योंकि भाई एयरटेल ना काफी सारी अलग अलग तरीके की सर्विसेज देता है। वो सिर्फ आपको जियो की मतलब एयरटेल की सिम प्रोवाइड नहीं करता है, साथ ही साथ वाईफाई भी लगाता है और दूसरी भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि वो सारी प्रीमियम तरीके की जो क्वालिटी सर्विसेज है वो देना चालू कर चुका है। इस केस में क्या उसको ऊपर रखा हुआ है। फिर रिलायंस हो सकता है उसकी प्रोडक्ट रेंज जो है, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी से वो कम हो, लेकिन उसका शेयर कितना है 18%, इसलिए वो ऊपर है। फिर ज्योग्राफिकल स्कोप ऐसा क्यों रखा भाई? ज्योग्राफिकल स्कोप नेशनल में इधर रखा है कि एयरटेल और रिलायंस इधर है कि ये सिर्फ इंडिया में डील करते हैं और थोड़ा बहुत बाहर भी देते हैं। लेकिन वोडाफोन ना पहले जो था वो बाहर भी ज्यादा देता था, मतलब ग्लोबल था। तो ज्योग्राफिकल स्कोप के मामले में तो वोडाफोन मतलब आगे है, लेकिन प्रोडक्ट रेंज में नीचे है, यानी रिलायंस के बराबर है थोड़ा सा, लेकिन एयरटेल के तो नीचे ही है। फिर आप देखेंगे वर्जिन करके एक सिम आती थी, अलग वर्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्जिन सिम की बात कर रहा हूँ। तो वो ग्लोबल थी कि भाई यहां से लेके यहां तक कि ग्लोबल है, लेकिन उसकी सेल्स कितनी 0.5%, मतलब बहुत ही कम है। तो उसका सर्कल सबसे छोटा है, लेकिन वो ग्लोबल है, यानी एक क्वालिटी उसकी अच्छी है लेकिन ऊपर वाली क्वालिटी कम है, तो ना तो वो ऊपर गया और हेवी साइड में, और उसकी सेल्स भी कम है, इसलिए सर्कल भी छोटा है। तो इस तरीके से समझा जा सकता है इसको। तो ये आपका था स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करने का तरीका कि मैं ग्रुप्स को कैसे बांट सकता हूं। इन्होंने 4 हिस्से भी बनाए थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। 4 हिस्सों में कौन सा ग्रुप कहाँ पे फॉलो ऑन करने वाला है और उसके जो सेल्स रहेगी उसके प्रोपोर्शनल में सर्कल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कस्टमर्स क्या होता है। डिफरेंट कस्टमर्स में है डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायर डिफरेंट सेल्स मॉडल। भाई जितने ज्यादा डिफरेंट, मतलब देखो एक इंडस्ट्री के लिए या एक मार्केट के लिए बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। अब इन कस्टमर्स के अलग अलग नीड्स हैं और हर कस्टमर तक पहुंचना आसान नहीं होता ना भाई। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, तो हो सकता है आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो वहां से खरीद लेंगे। कुछ को ऐसा चाहिए कि भाई हम मॉल्स में ही जाके शॉपिंग करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को अगर आप मॉल में लिस्ट करके रखेंगे, मॉल में अगर लगा के रखेंगे तो ही लोग खरीदेंगे। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि भाई हम तो ना आप खुद की अगर शॉप खोलेंगे हम वहीं से लेंगे। तो अलग अलग प्रेफरेंसेस रहती है कंज्यूमर्स की, हम कहाँ से माल खरीद सकते हैं, तो उनके लिए अलग अलग सेल्स मॉडल रखने पड़ेंगे आपको। और साथ साथ आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि आपका माल कस्टमर तक जैसे पहुंचता है ना, वो चैनल भी अलग अलग रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसको रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। शॉर्ट में बता देता हूँ। कस्टमर क्या है? जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है। लेकिन कंज्यूमर क्या है? जो खरीदने के बाद उसे यूज भी करता है। तो फाइनल कंजम्पशन जो आदमी करता है ना, वो कंज्यूमर है। कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। कंज्यूमर मेनली एक इंडिविजुअल होता है जो कि आपका प्रोडक्ट यूज करेगा। आप देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होता है। भाई देखो, प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस प्रोडक्ट गुड हो सकता है, सर्विस हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। दैट द कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट। उसका जो टारगेट मार्केट है कि मेरे को इन लोगों को ये गुड्स या सर्विसेज देनी है, उन लोगों को बेचता है ये प्रोडक्ट एक बिजनेस। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मस्ट ऑल्सो बी मेड। भाई देखो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाते वक्त या कहाँ पे इन्वेस्ट करना और इस सब चीजों में ही नहीं लिया जाता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड भी काफी सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। सबसे पहला ब्रांडिंग, कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग आप कैसे करेंगे, तभी तो आप ज्यादा सेल्स कर पाएंगे। पैकेजिंग, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग रहेगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। एंड अदर प्रोडक्ट फीचर्स सच एज वारंटीज। भाई देखो, दूसरे प्रोडक्ट फीचर्स आप क्या दे सकते हैं एडिशनल, कि हो सकता है कि सारे मोबाइल फोन की कंपनीज आज सिर्फ 1 साल की मोबाइल गारंटी दे रही है और अगर आपने 5 साल की दी तो आप हाईलाइट होंगे ना। तो ये आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, एक स्ट्रेटजी सोची कि हम प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी लॉन्च कर रहे हैं जिससे आपको फायदा होगा, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हो गए। तो ये सिर्फ आप ऊपर वाली कुछ चीजों को ध्यान में रख के नहीं लेते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आपके प्रोडक्ट फीचर्स है उससे रिलेटेड भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आपको। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मलाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू डेजिग्नेटिंग ब्रांड नेम्स। भाई देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, हर प्रोडक्ट अलग कैसे जाएगा भाई। देखो, है तो सब नूडल्स ही,
कि मैगी भी मतलब मिल तो नूडल से रहे ना, मैगी हो, यिप्पी हो, आपके और भी कोई दूसरे आते होंगे मेरे को पता नहीं, तो ये सब अलग अलग बेच तो सब नूडल्स ही रहे हैं, लेकिन अपनी जो ब्रांडिंग करी है ना, उस पर जो नाम लिखा है, उसको अट्रैक्टिव रखा है, ब्रांड एम्बेसडर जो चूज किया। जूते तो बहुत सारे मिल रहे हैं ना भाई, पुमा का ही अलग क्यों है, नाइकी का ही अलग क्यों है, या आपका एडिडास का ही अलग क्यों है? क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग वैसी करी है, उसको प्रोडक्ट को अलग से दिखाया है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आ रहा है कैसे? डेजिग्नेटिंग ब्रांड नेम्स टू दियर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के साथ एक ब्रांड नेम जोड़ना उसको प्रोडक्ट को अलग दिखाता है दूसरे के कंपेरिजन में। न्यू प्रोडक्ट और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर एंटरिंग अ मार्केट नीड टू बी डिजाइन एंड फॉर दैट मैटर एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स। भाई देखो, अगर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड करनी है एक मार्केट के अंदर उतरने के लिए, तो आपको 3 चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। क्या क्या? सबसे पहले हाउ अ कस्टमर सेंटरिंग अप्रोच। भाई देखो, आपको ना प्रोडक्ट बनाना कैसे है, सिर्फ कंज्यूमर को ध्यान में रख के। मेरा जो कंटेंट बनेगा ना, मेरे को आपको ध्यान में रख के बनाना है कि भाई बच्चों को समझ में आना चाहिए, उनको एग्जाम्पल्स कनेक्ट करने चाहिए, उनको जो समझ में आए वो बातें बताऊं। मैं दादा आदम के ज़माने के एग्जाम्पल लूँगा, आपको समझ में आएंगे नहीं, तो अभी के जो एग्जाम्पल्स है जो आप कनेक्ट कर पाओ वो लेने चाहिए। इसलिए मेरा कंटेंट आपकी तरह से बनाया जाता है। वैसे ही अगर कस्टमर के लिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो पूरी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए कि मेरे को कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरा प्रोडक्ट उस तरीके से बनना चाहिए। प्रोडक्ट सफिशिएंट रिटर्न थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट। भाई देखो, आप बना रहे हो प्रोडक्ट, लेकिन उसमें आपका भी तो फायदा होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट के ऊपर इतना मार्जिन तो आपके पास रहे कि आप प्रॉफिट बना पाए, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। फिर आपकी सेल्स, भाई देखो, सिर्फ प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन सेल्स ज्यादा कर पाएंगे तो ये प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा ना भाई। 100 जूते बेचना कम प्राइस पे और 2 रुपए कमाना, 100 रुपए पे 100 जूतों पे 2 रुपए कमाना, तो आप 200 रुपए कमा लोगे। लेकिन एक जूते पे 50 रुपए कमाने जाऊंगा तो हो सकता है शायद वो भी ना बिके और सिर्फ 50 रुपए कमा पाओ। तो प्रॉफिट मार्जिन कम भी रख के मार्केट शेयर को बढ़ाना कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स मैं करूं, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स मेरे पास आए, ये काम भी करना आपको जरूरी हो जाएगा। तो आपको अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, नई स्ट्रेटजीज प्राइसिंग नहीं सेट करनी, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रख के चलना होगा कोई भी मार्केट के अंदर अगर उतरना है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी कोई एक आधा प्रोडक्ट बनाएंगे अच्छा और अच्छा बिजनेस बनाएंगे और शार्क टैंक में जाएंगे कि भाई तब 1000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है हमारी बिजनेस की वगैरह वगैरह। तो ये था आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब लास्ट टॉपिक है, काफी बोर हो चुके हैं आप आज, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि सर्दी लगी हुई है और मैं अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन माफ़ करना जो भी है। चैनल्स क्या होते हैं? चैनल मतलब भाई टीवी चैनल की बात नहीं हो रही है, आपके चैनल गेट्स जो होते हैं उसकी भी बात नहीं हो रही है। चैनल यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सेल्स चैनल्स, कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो कंज्यूमर्स तक कैसे पहुँचेगा। प्रोडक्ट पहुँच गया तो उसके बाद सर्विसेज कैसे पहुँचेगी, आप कंज्यूमर्स तक कैसे पहुँचते हैं, ये चैनल्स बताने वाला है। Channels are the distribution system by which an organization distributes its product, ये गड़बड़ होगी लिखने में शायद, प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड पर नहीं है, वो पीआर नहीं है, प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज। तो भाई ये जो चैनल है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले आपका था सेल्स चैनल। The intermediaries involved in selling the product through each channel and ultimately to the end user. The key question is who needs to sell to whom for your product to be sold to your end consumer. भाई देखो, सेल्स चैनल क्या है कि मैं मान लीजिए मैं जूते बनाता हूँ, मेरी कंपनी जूते बनाती है, लेकिन अब मैं किसे बेचूं ताकि मेरा माल कहाँ तक पहुंच जाए, एंड कंज्यूमर जो उसे यूज करने वाला है। तो मैं मान लीजिए अगर आपके जूते मॉल में रखने से ज़्यादा बिकते हैं ना, तो मॉल में रखो भाई। रिटेल का जो रिटेल शॉप्स वाले हैं उनको मत दो, मॉल में रखो कि ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, ज़्यादा अच्छे से बिकते हैं, ज़्यादा सेल्स होती है। तो आपका सेल्स चैनल क्या है? वो सारे बीच वाले लोग, वो सारी इंटरमीडिएरीज जो आपका प्रोडक्ट आपसे लेके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ये आपका सेल्स चैनल हो गया। ये इंटरमीडिएरीज को हम बोलते हैं सेल्स चैनल। फिर प्रोडक्ट चैनल क्या होता है? फोकसेस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएरीज who physically handle the product on its path from its producer to the end user. देखो, प्रोड्यूसर कौन है? ये यहां से लेके यहां तक लाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भाई ट्रांसपोर्टेशन ना, आप पैकेजिंग करते हैं तो जो आप ठेका देते हैं ना भाई, मतलब टेंडर देते हैं कि 10 आपके 10 ट्रक देना भैया, और ये 10 ट्रक से आप हमारा माल
होलसेलर तक पहुंचाएंगे। फिर होलसेलर क्या करता है कि वो वहां से छोटे मोटे टेम्पोस करेगा और वो रिटेलर्स तक पहुंचाएगा, और रिटेलर फिर आपको कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट जो हैंडल कर रहे हैं ना गुड्स को, उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट चैनल, जो फिजिकली उसका ध्यान रख रहे हैं प्रोडक्ट का। ये सिर्फ गुड्स के केस में हो सकता है क्योंकि सर्विसेज हैंडल नहीं करनी पड़ती है, इंटेंजिबल है ना वो। फिर सर्विस चैनल, द एंटिटीज दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट एज इट मूव्स थ्रू द सेल्स चैनल एंड आफ्टर परचेसेस बाय द एंड कंज्यूमर। ठीक है भाई, देखो सर्विस चैनल क्या है कि एक बार आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, उसके बाद क्या है ना कि आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी पड़ती है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज को हम सर्विस चैनल कहते हैं। कि आपने एक बार प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया तो हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है। कि माल बेचना अलग बात हो गई, जैसे जेठालाल अपना शॉप से माल बेच दिया कि ये फ्रिज आपको बेच दिया, टीवी बेच दिया, लेकिन साथ में बोलता ना कि भागा जरा जाना तो डिलीवर करके आ जाना, डिलीवरी भी करी, साथ साथ बोलेगा कि भाई इंस्टॉलेशन भी करके आना। फिर मान लीजिए अगर आपका कोई मोबाइल खराब हो गया, जैसे पोपटलाल क्या करता है कि जेठालाल की शॉप से मोबाइल लेता है या बीडे मोबाइल लेता है, खराब हो जाता है तो रिपेयरिंग के लिए भी तो देना पड़ता है। तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज है कि माल बेच दिया लेकिन सर्विसेज लग रही है। तो ये जो आपका सेल्स सर्विस चैनल है ना, इसे हम सर्विस चैनल बोलेंगे कि ये जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है वो आपका सर्विस चैनल है। तो 3 तरीके के चैनल हमने देख लिए, अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपका अगर कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे जो आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में दिख गया होगा उस पर आप मेरे को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ पढ़ते रहिए, लिखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। ये याद करे बिना या पढ़े बिना या रिवाइज किए बिना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई काम में नहीं आएगा आपके लिए। कम से कम सीए एग्जाम्स में आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। समझा तो मैं दूंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको आ जाएगी, मैं नोट्स भी बेहतरीन दे रहा हूँ। अगर आपने ये भी लिख दिया एग्जाम में तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये याद करना और इन्हें ऐसे ही लिखना वो आपका काम है। तो वो आप अच्छे से करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर कल वापस डल जाएगा और आपका चैप्टर 3 मैक्सिमम 2 लेक्चर में खत्म हो ही जाएगा। मैक्सिमम पार्ट तो आज मैं कवर कर भी चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी पढ़ाई करिए।